नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक भूगोल यूनिट का टॉपिक है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो इसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इनको हम देखिए पहले एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं ताकि आप एग्जाम में आसानी से उसको रिवाइज कर सकें और बाद में हम इनको जो है थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो इनको जो है मुख्य रूप से हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, आकृति मूलक, और दूसरा क्या होगा, उत्पत्ति मूलक। तो आकृति मूलक को भी जो हम उनको जो है कुछ उपभाग उनको बना सकते हैं। पहला उपभाग क्या हो जाएगा, भू आकृतिक, यानी कि जो भौतिक कारक होते हैं उनके आधार पर। दूसरा क्या है, नृतात्विक हो गया। तीसरा है ज्यामितीय होगी। और चौथा क्या होगा, सागरीय हो गया। अब जो भू आकृतिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उनको भी हम उनके भी उपभाग कर सकते हैं। पहला क्या है, पर्वत के आधार पे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे भारत और चाइना के बीच जो है हिमालय पर्वत है। ऐसे ही क्या नदियां होती हैं, तो नदियां भी जो हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जो है काम करती हैं। जैसे मैक्सिको और यूएसए के बीच में रियो नदी है, वो जो वहाँ पे बहती है। फिर अगली क्या है, झील। तो झील भी होती है, जैसे कनाडा और अमेरिका के बीच में जो वहाँ पे बहुत सारी झील पाई जाती हैं, तो वो जो है क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कर रही हैं। फिर अगला क्या है, जल डमरू मध्य जो होते हैं वो बनाते हैं। फिर इसके साथ वन होते हैं, जो सघन वन होते हैं, दलदल के क्षेत्र होते हैं। जैसे रन ऑफ कच्छ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऐसे जो मरुस्थल हो गया, तो जो आप देखे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है मरुस्थल का भी एरिया है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया है। और जैसलमेर का जो एरिया है, इसके साथ ही आप सहारा मरुस्थल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपको दिखाई देगा, वो जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमाओं का निर्धारण करते हैं। फिर अब देख लेते हैं उत्पत्ति मूलक के आधार पे। तो उत्पत्ति मूलक जो आपका ये दे रखा है, उत्पत्ति मूलक के आधार पर जो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जो है मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पूर्ववर्ती हो गया। फिर दूसरा परवर्ती हो गया। और फिर उत्तरवर्ती हो गया। और अध्यारोपित हो गया। और अवशिष्ट। तो ये जो है 5 रूपों में जो है इनको निर्धारित किया जाता है। तो हम इनको आप डिटेल में भी देखेंगे आगे, और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पे जो अपना एक नोट जो तैयार करके रखिएगा। चलिए अब हम इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखिए अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं सीमांत क्षेत्र के नियम, यानी किन के आधार पर जो है ये सीमाएं जो हैं निर्धारित करती है, उन नियमों को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस रेखा को कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते पहले हैं। तो उस रेखा को कहते हैं जो किसी राष्ट्र के प्रभुसत्ता, यानी जो उसकी सोवर्जिनिटी होती है, प्रभुसत्ता अधिकार में आने वाले क्षेत्र की बाह्य सीमा दर्शाती है। यानी कि ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो बाह्य सीमा को दिखाती है, कहाँ तक जो है किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र है, उसकी प्रभुसत्ता कहाँ तक फैली हुई है। इसके विपरीत जो है सीमांत जो होते हैं, सीमांत क्या होते हैं, विभिन्न चौड़ाई की पट्टियां होती हैं। यानी कि सीमांत होंगे ऐसे चौड़े चौड़े पट्टी के रूप में होंगे, और जो सीमाएं होंगी वो ऐसे रेखा के रूप में खींची जाती हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये हैं इनको बोलते रैखिक हैं ये, ठीक है, ये रैखिक होते हैं। और ये जो होती हैं इनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। तो लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई। तो ये पट्टियों के रूप में या फिर कटिबंध के रूप में होते हैं। तो वही लिखा हुआ है। इसके विपरीत जो सीमांत हैं वो क्या है, विभिन्न चौड़ाइयों की पट्टियां या कटिबंध होते हैं जो दो पड़ोसी देशों के बीच स्थित होता है। सामान्यतः जो सीमांत होते हैं वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, जैसे विरल जनसंख्या कहाँ पे होगी, जहाँ पे मानव के रहने लायक जो कंडीशंस होंगी वो प्रतिकूल होंगे, यानी जो वहाँ जहाँ पे मानव जो आसानी से नहीं रह पाएगा, जैसे मरुस्थल हो गया, या फिर क्या है वन आच्छादित क्षेत्र यानी घने जंगलों का क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, दलदली भूमि हो गया आदि। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सामान्यतः विरल जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पे क्या होते हैं, सीमांत होते हैं। फिर जिनके विकास की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, यानी कि इनके जो विकास की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में डेवलपमेंट की बहुत ही सीमित वो रहती हैं, सीमाएं रहती हैं। और ऐसे वन आच्छादित जो क्षेत्र हो जहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट के क्षेत्र आसानी से नहीं हो पाते हैं, विकास के क्षेत्र आसानी से विकसित नहीं हो पाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी ऐसे ही हैं, दलदली क्षेत्र भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या, सीमांत वह क्षेत्र हैं जिनकी जो विकास की संभावनाएं क्या है, बहुत ही कम होती हैं।
इसके साथ सीमांत जो है दो पड़ोसी देशों के मध्य क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क को रोकता है, यानी कि आमने सामने आने से रोकता है। क्यों? क्योंकि जो बीच का क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों का बसावट बहुत ही कम है और राजनैतिक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में क्या है, परिलक्षित होता है, यानी कि केवल एक राजनैतिक क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही मानव बसाव के लिए जो अनुकूल ना होने के कारण पड़ोसी देश जो है अपने क्षेत्रीय अधिकार की सीमा को परिभाषित करने के लिए क्या है, उत्सुक नहीं होते हैं। तो आप कारण समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों उत्सुक नहीं होते हैं वो। अब देखिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे चित्र बनाना दिखाया गया, यहाँ पे हमने एक सीमांत को दिखाया गया है, दूसरा क्या सीमा को भी दिखाया गया है। तो देखिए मैप में जो मैक्सिको का क्षेत्र दिखाया गया है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का दिखाया गया है चित्र। तो यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना देश हो गया, यहाँ पे क्या है, चिली देश हो गया, चिली यहाँ पे देश है, ये लंबाई में ऐसे फैला हुआ है ये। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पता है कि कौन सा पर्वत है, यहाँ पे आपकी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला होने की वजह से क्या यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, तो ये कहाँ, यहाँ इन जो चिली क्षेत्र हो गया, देश हो गया, और अर्जेंटीना का देश हो गया, इनके बीच का जो बॉर्डर क्षेत्र है वो क्या होगा, सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है, ये मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या है, ये पट्टी के रूप में दोनों देशों के रूप में ये कार्य करता है। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, सीमांत कहते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो चिली की सीमा दिखाई गई है अर्जेंटीना के साथ, वो एक लाइन के रूप में दिखाई गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीमा कहेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, जो लापरडले के अनुसार, जो विद्वान एक हैं लापरडले, तो उनके अनुसार जो है सीमांत के उद्भव को की तीन अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जो सीमांत होता है उसके उद्भव की जो है तीन, यानी कि उसकी उत्पत्ति की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है, विभिन्न भौतिक परिदृश्यों से लक्षित प्रभाव क्षेत्र, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे जो भौतिक परिदृश्य दिखाई देते हैं। फिर दूसरा क्या है, मानववादी भौगोलिक सिद्धांत, तो उसमें मानववादी भौगोलिक सिद्धांत के अनुसार ये आती है। फिर तीसरा क्या, राजनीतिक सीमांत, राजनीति के अकॉर्डिंग जो सीमांत जो है बनते हैं उनको बोलते हैं राजनीतिक सीमांत। अब देख लेते हैं, जो एक विद्वान है क्रिस्टॉफ, तो विद्वान क्रिस्टॉफ ने जो है सीमाओं तथा सीमांतों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम देख लेते हैं आगे कि सीमा क्या है विद्वान क्रिस्टॉफ के अनुसार, और सीमांत क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय जो है सीमाओं का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से दो वर्गों में इसको बांटा जाता है। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को हमने दिखाया था। तो पहला क्या होता है, आकृति मूलक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पत्ति मूलक होता है। तो देखिए आकृति मूलक में क्या आएगा, ये ऐसी सीमाएं हैं, आकृति मूलक में ये आएगा, ये ऐसी सीमाएं हैं जिनका जो निर्धारण किसी मुख्य आकृति के अनुसार किया जाता है, यानी कोई आकृति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे पर्वत हो गया, नदियां हो गई, जलडमरू मध्य हो गए, वन हो गए, दलदली स्थान हो गए, मरुस्थल हो गए, आदि हो गए। अब हम इनको बारी बारी से देखेंगे, बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको कर लेंगे। पहली दे रखी है पर्वतीय सीमाएं। अब पर्वतीय सीमाएं जो होती हैं तो ये किस लिए फेमस होती हैं, पर्वत देखो क्या होते हैं, एक ही जगह स्थित रहेंगे, वो तो इधर वो हिल तो सकते नहीं है, ना ही उनमें आसानी से जगह परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो ये क्या होती है, अपनी स्थिति के व अपारगम्यता, यानी कि बड़े बड़े पर्वत होते हैं तो उनको पार करना आसान काम नहीं होता। जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत को पार करना आसान नहीं होता है, तो ये स्थिर बहुत है, और अपारगम्यता यानी कि उनको पार करना, यानी कि उनके उस पार जाना कठिन होता है। तो इसी के कारण काफ़ी क्या है, प्रभावी सीमाएं, यानी कि बहुत ही प्रभावी सीमाएं हैं, इतिहास की लंबी अवधि तक जो है स्थिर रही हैं। हालांकि जो वर्तमान समय में क्या है, अब आजकल तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है, एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, प्लेन हैं, इनकी वजह से जो है आसानी से पर्वतों के आर पार जाया जा सकता है। लेकिन पुराने समय में यानी लंबी अवधि तक जो है स्थिर रही हैं। किंतु तकनीकी के विकास ने इनका प्रभाव क्या कर दिया, कम कर दिया है। अब ये पहले की भांति जो है अपारगम में नहीं रहे हैं। उदाहरण की बात करते हैं, भारत में जो 1962 में वार हुआ था चाइना से, तो भारत पर चीनी आक्रमण दिखाया गया है, यानी एग्जाम्पल दिया गया है। पर्वतों पर जो है आधारित सीमाओं के निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रायः ये सीमाएं जो है पर्वतों की शीर्ष रेखा के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, यानी जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पर्वत होते हैं तो उन पर्वत शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही रेखा खींची जाती है, सीमाएं बनाई जाती हैं।
और बहुत से पर्वतों के जो शीर्ष होते हैं निरंतर नहीं होते हैं, यानी कि लगातार नहीं पाए जाते हैं पर्वत के शिखर जो होते हैं। इस प्रकार की समस्याएं जो हैं अर्जेंटीना व चिली तथा भारत चीन सीमाओं के निर्धारित करने में आई है। यानी कि इस तरह की हमने यहाँ पे देख लिया, समस्या भी हैं कुछ और कुछ फायदे भी होते हैं इन सीमाओं में। तो हमने पर्वतीय सीमाओं को देख लिया। अब देखते हैं नदी के आधार पे। तो नदी से जो बनने वाली होती है तो वही लिखा हुआ है, नदी तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि नदियां जो हैं कैसे बनाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कैसे करती हैं। तो विश्व में जो बहुत सी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नदियों के प्रवाह दिशा के अनुसार निर्धारित की जाती है। यानी कि जैसे कोई देश है, दो देश हैं, तो उनके बीच में अगर कोई नदी ऐसे बह रही है तो उसी को सीमा मान लिया जाता है। फिर सीमा निर्धारण में नदियों का विशेष महत्व है क्योंकि ये अधिक परिभाषित है। यानी कि नदी तो आसानी से एक रैखिक रूप में बहती है ना, रेखा के रूप में, तो इनको आसानी से जो है परिभाषित कर सकते हैं कि ये नदी का हिस्सा है, नदी के उधर का तुम्हारा हिस्सा, नदी के इधर का हमारा हिस्सा। और नदी के जो बीच का बिंदु होता है, जैसे ये मान लो ये ऐसे नदी कोई बह रही है तो इसका जो बीच का बिंदु होता है उसको जो है माना जाता है सीमा। यानी इस देश की यहाँ तक सीमा होगी और इस देश की यहाँ तक सीमा होगी। तो ये जो है आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं। कहने का मतलब पर्वतों में क्या है, उनके निर्धारण में थोड़ी जटिलता है, लेकिन इनके निर्धारण में जटिलता नहीं है। तो वही लिखा हुआ है क्योंकि ये अधिक परिभाषित हैं और रैखिक आकार में बहती हैं। सामान्यतः जो है नदी की जो मुख्य धारा, मध्य धारा, यानी या फिर मुख्य धारा ये हुई आपकी मध्य धारा, को सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यूरोप में जो डैन्यूब तथा राइन नदियाँ जो हैं ने अनेक देशों की सीमा निर्धारित की हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप में जो डैन्यूब नदी है, राइन नदी है, वो अनेक देशों से होकर गुजरती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं तो मैक्सिको की लगभग आधी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण क्या है, वो रियो ग्रांडे नदी द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो मैक्सिको हो गया, जो यूएस के दक्षिण में स्थित है, तो उसमें उसके बीच में जो एक नदी बहती है उसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। तो यही जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया आपको है, चित्र में क्या दिखाया है, यहाँ पे यूएसए का क्षेत्र हो गया, यहाँ मैक्सिको हो गया, इनके बीच में जो ये नदी जो बह रही हैं तो इसका नाम क्या है, रियो ग्रांडे नदी। तो ये सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर इन गुणों के बावजूद अब इनमें कमी क्या होती है, जो नदी के माध्यम से अगर हम किसी की सीमा निर्धारित करते हैं तो कमी क्या होती है। कमी एक ये है कि नदियाँ क्या करती हैं, अपनी जो है मार्ग को बदलती रहती हैं समय के साथ। तो नदी क्या करती हैं, इनमें कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। अब अगर मार्ग बदल देंगे, नदियां ना बदल देंगे तो सीमा भी तो परिवर्तित हो जाएगी फिर तो ऐसे में क्या होगा, दोनों देशों के बीच झगड़ा हो सकता है। फिर अब देख लेते हैं झीलें और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो झील, तो कई बार झीलें भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित करती हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पूर्वी भाग है, इन बृहद झीलों यानी कि जो ग्रेट लेक्स ऑफ हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं जो आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में फैली हुई हैं, वो क्या करती हैं, झीलें जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती हैं। फिर क्या है, जल डमरू मध्य की बात कर लेते हैं। तो जल डमरू मध्य, तो विश्व के कई भागों में क्या है, जल डमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। यमन व सोमालिया के बीच जो है बाबा अल मंदेव जो है, और ईरान तथा यूएई जो है उनके भी एवं ओमान के बीच जो है होर्मुज जल डमरू मध्य जो है क्या करती है, सीमा बनाती है इनकी। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। तो चलिए ये देख लिया हमने, अब देखते हैं आगे, अगला देखते हैं हम। तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम कि जल डमरू मध्य के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल देना है हमको, तो आप दे सकते हैं भारत और जो श्रीलंका है तो उसके बीच जो है कौन सी पाई जाती है, पाक जल डमरू मध्य जो है इसकी सीमा का निर्धारित करती है। तो इसी प्रकार से आप अन्य भी जो एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए अगला जो है क्या है, वन, दलदल और मरुस्थल। तो जो वन, जहाँ पे वन क्षेत्र होते हैं या फिर दलदल क्षेत्र होता है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, तो वो भी क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण करती है। तो अपनी प्रकृति के कारण ये भौतिक अवरोध का कार्य करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा घने जंगल होंगे तो उनको भी पार करना आसान नहीं होता है, दलदली क्षेत्र को पार करना तो बिल्कुल असंभव ही होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र भी क्या करते हैं, बाधा के रूप में कार्य करते हैं ये, और ये सांस्कृतिक विभाजक के रूप में
कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सहारा मरुस्थल के कारण जो है अफ्रीका में भूमध्य सागरीय संस्कृति के प्रभाव को रोका गया है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, अब बीच में भूमध्य सागर है, यहाँ पे क्या यूरोप के देश हैं, जो इटली वगैरह और अन्य जो फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, तो इनका प्रभाव जो है यहाँ पे नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि उस बीच में क्या आ गया, मरुस्थल आ गया है। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं अफ्रीका के, वो उनकी संस्कृति अलग है और इनकी संस्कृति जो है वो अलग थी। फिर अगला देख लेते हैं। अगला जो है भाग वो क्या है आपका, नृतात्विक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो अभी हमने भौतिक देख लिया, भौतिक कारक के आधार पे। अब हम देखेंगे नृतात्विक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो ये सीमाएं जो है विभिन्न भाषाएं बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों एवं परंपराओं का पालन करने वाले समुदायों को अलग करने के लिए खींची जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य तथा पूर्वी यूरोप में विभिन्न प्रजातियों, भाषाओं, परंपराओं तथा धर्मों से संबंध रखने वाले समूहों को राजनीतिक संप्रभुता देने के लिए कई सीमाओं का क्या गया, निर्धारण किया गया है। तो आपने देखा होगा कोई कई देश जो होते हैं वहाँ पर सीमाओं का निर्धारण जो है वहाँ की भाषा, धर्म, जाति, इस आधार पर वहाँ पर यानी संस्कृति के आधार पर जो की जाती है। धर्म के आधार पर ही 1947 में जो है पाकिस्तान जो है भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। तो ये भी क्या है, इसका उदाहरण है किसका, नृतात्विक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ही एक उदाहरण है। अगला जो है आपकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्रिक सीमाओं को देखेंगे हम। तो ज्यामिति तो कोई भी ज्यामिति के आधार पर हो जाता है, जैसे ये विभिन्न अक्षांश हो सकता है या फिर देशांतर। तो आपको पता है पृथ्वी ये है तो ये इस रूप से अक्षांश होते हैं, तो आप ऐसे अक्षांशों में इसको डिवाइड करते हैं। और फिर ये जो इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो इनके आधार पर भी जो है सीमाओं का क्या क्या जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि ये विभिन्न अक्षांश अथवा देशांतर रेखाओं के साथ साथ सरल रेखाओं में अथवा चाप के रूप में, यानी तो सीधी रेखा होगी या फिर ऐसे चाप के रूप में होगी, खींची जाती हैं। 49 जो डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और तथा कनाडा के मध्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती हैं। कनाडा तथा अलास्का के बीच जो है 141 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। तो आपने देखा होगा अगर मैप इसको, तो आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप का मैप बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रेखा खींचती है 141 डिग्री, तो ये क्या करती है, कनाडा को जो है अलास्का से अलग करती है। और फिर अगर ऐसे करते हैं तो ये जो 49 डिग्री है वो क्या करती है, यूएसए को जो अलग करती है कनाडा से करती है। तो इसका मतलब क्या, जो अक्षांश और देशांतर होते हैं इनके आधार पर भी जो है इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है एक रेखा। इसी प्रकार जो है अन्य रेखाओं को भी हम सीमा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए सागरीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो इसमें क्या होगा, 1982 में जमैका की जो मोंटेगो खाड़ी में पारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो है सागरीय क्षेत्र के अधिकार के लिए जो है 7 पेटियों में बांटा गया। यानी जो सागर है उसको 7 मुख्य रूप से पेटियों में बांटा गया है। पहला क्या आपका है, आंतरिक जल होता है। आंतरिक जल क्या होता है, कोई भी जो तट होता है वो सीधा तो होता नहीं है, ऊबड़ खाबड़ होता है। तो जो इसके केप भाग वो होते हैं जो उसके बाहर की ओर निकले हुए भाग होते हैं, उनको मिलाने वाली जो बिंदु आती है उसको बोलते हैं, ये आपकी सीमा बन जाएगी। अब क्या होगा, इसके अंदर का जो क्षेत्र जल होगा उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक जल बोलेंगे। तो केप बिंदु से जो है मिलाते हैं, तो जो अंदर का जो क्षेत्र का जल पड़ेगा उसको आंतरिक जल बोला जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद दूसरी कौन सी होती है, क्षेत्रीय समुद्र बोलते हैं। क्षेत्रीय समुद्र जो आपके आधार रेखा, ये जो आपकी आधार रेखा मिली थी अभी, जैसे ये आपका कोई खाड़ी देश क्षेत्र है, तो ये यहाँ का ऊंचा क्षेत्र, यहाँ का ऊंचा क्षेत्र, यहाँ का बाहर का निकला हुआ क्षेत्र, इनको मिलाएंगे हम ऐसे ये रेखा के रूप में। तो ये हो गया अंदर का, हो गया आंतरिक जल हो गया। और ये जो बचा गया, ये जो रेखा आती है उसको बोलते हैं आधार रेखा या फिर आधार क्षेत्र बोल सकते हैं, आधार तल रेखा ही बोलेंगे क्योंकि लाइन है ये आपकी। तो इसको क्या बोलेंगे, आधार रेखा भी बोलते हैं इसको। तो वही लिखा हुआ क्षेत्रीय समुद्र जो होता है आधार रेखा से, नहीं आधार रेखा जो खींची है उससे जो आगे 12 नॉटिकल माइल तक जो है क्षेत्र रहता है इसका, 12 नॉटिकल मील तक ये क्षेत्र सम्मिलित है। तो वही है। फिर इसके बाद क्या होगा, संलग्न पेटी। तो अब इसी के आगे जो है दूसरी पेटी आती है 12 नॉटिकल माइल के आगे। तो इसी के आगे जो 12 नॉटिकल माइल दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं संलग्न पेटी।
फिर इसके आगे और होती है, फिर यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल यानी कि जो आधार रेखा से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, या फिर इसको बोलते हैं विशेष क्षेत्र बोलते हैं, स्पेशल ये क्षेत्र होता है। और इसको बोलते हैं स्पेशल आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या है, कोई भी देश जो है अपनी आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे संचालित कर सकता है, यहाँ पे मछली पकड़ सकता है या फिर अन्य कोई रिसोर्सेज होते हैं उनका दोहन कर सकता है। फिर क्या, मत्स्यन यहाँ पे लिखा हुआ 200 नॉटिकल माइल तक कर सकता है। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर चौथा है उच्च सागरीय क्षेत्र, यानी कि इसके बाद का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उच्च सागरीय क्षेत्र कहलाता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं तो अगला क्या आपका दे रखा है, अगला दे रखा है उत्पत्ति मूलक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो अब हम देखेंगे किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कि यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर यह वर्गीकरण जो है मानवीय दृश्य, यानी कि जो मानवीय दृश्य भूमि की विशेषताओं पर आधारित, यानी कि मानव का निवास स्थान वहाँ पे कैसा रहा है, यानी कि यहाँ पर निर्धारण का जो मेन कारक रहेगा वो मानव रहेगा। मानव की वजह से जो है सीमाओं का रेखांकन होगा, जिसमें सांस्कृतिक तत्वों का क्या है, विशेष ध्यान रखा जाता है। तो क्योंकि एक सांस्कृतिक विशेष के तत्व अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में क्या है, उनकी जो सीमाएं होती हैं वो भी अलग हो जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। तो देख लेते हैं चारों प्रकार को हम डिटेल में। तो पहला है पूर्ववर्ती सीमाएं। तो पहली सीमा कौन सी होगी आपके, पूर्ववर्ती सीमा होगी। नाम से स्पष्ट है पूर्ववर्ती, यानी कि ऐसे में क्या होगा, इस वर्ग की जो सीमाएं होती हैं सांस्कृतिक तत्वों के आने से पहले ही उपस्थित होती हैं, यानी कि पहले ही मानव के बसाव होने से पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा मेरा है, ये इलाका तुम्हारा है, ये इलाका हमारा है। जैसे अगर बात करते हैं यूएसए में, तो यूएसए में क्या हुआ, कनाडा का क्षेत्र और यूएसए की सीमा जो अगर देखी जाए तो क्या है, यहाँ से ब्रिटेन से गए लोग, यहाँ से ब्रिटेन से गए माइग्रेट होकर के, और वहाँ पे डिसाइड कर लिया पहले ही कि ये इधर का एरिया हमारा है और उधर का एरिया आपका है। तो ये मानव के यानी कि पहले बसावट होने से पहले ही जो है डिक्लेयर हो गया था कि ये क्षेत्र किसका रहेगा। तो इसी को बोलते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि पहले। तो इस वर्ग की सीमाएं जो हैं सांस्कृतिक तत्वों के आने से पहले ही उपस्थित होती हैं और मुख्यतः नई दुनिया में पाई जाती हैं। मुख्यतः नई दुनिया मतलब नई दुनिया जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है उसको ही बोलते हैं नई दुनिया। इन्हें सहमति के आधार पर इनके अन्वेषण तथा बसाव से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे यूएसए तथा कनाडा के बीच सीमा। फिर दूसरा क्या, परवर्ती सीमा है। अब परवर्ती क्या, अब यहाँ पे मानव का बसाव हो जाएगा उसके बाद की बात हो रही है। तो इन सीमाओं को जो है सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद सीमांकित किया जाता है, यानी कि अब यहाँ पे मानव का बसाव हो चुका है, उसकी विशेष संस्कृति है, उसके आधार पर जो है अब सीमाओं का निर्धारण होगा। ऐसी सीमाएं जो है निर्जातीय सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होती हैं। इन तत्वों में भाषा हो गया और धर्म का विशेष स्थान होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जॉर्डन और इजराइल के बाद, तो जॉर्डन और इजराइल की जो सीमा है वो इसी तरह परवर्ती सीमाएं के आधार पर हम उसको डिसाइड करेंगे। अगला क्या है आपका, अध्यारोपित। तो अध्यारोपित सीमाएं में क्या हो जाएगा, ये भी सांस्कृतिक भूदृश्य के क्या है, पूर्ण विकास के बाद सीमांकित होते हैं, यानी इनका भी विकास कब होगा, जब मानव वहाँ पे आकर के रहने लगेगा, बसावट हो जाएगी, संस्कृति का विकास हो जाएगा, उसके बाद। अंतर केवल क्या है, इतना है कि परवर्ती सीमाएं जो हैं सांस्कृतिक सामाजिक विभाजनों के अनुरूप होती हैं, जबकि अध्यारोपित नाम से लग रहा है कि कोई फोर्स एंड कोई ताकत आकर के आप पर जो है शासन करेगी और अपनी चीज़ों को वहाँ पे थोपेगी, अपनी संस्कृति को थोपेगी। तो वही है, जबकि अध्यारोपित सीमाएं जो हैं सांस्कृतिक सामाजिक विभाजनों के अनुरूप नहीं होती हैं। इन सीमाओं को जो है संबंधित समाज पर या तो बाहरी ताकतों द्वारा या अधिक शक्तिशाली इकाई द्वारा क्या होता है, थोपा जाता है। अफ्रीका का घाना, नाइजीरिया इसके क्या है उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाहर से लोग आए, जैसे मतलब अमेरिका के लोग, अंग्रेज लोग ही आए, सॉरी ब्रिटेन वगैरह के या फिर फ्रांस के आए, तो वहाँ पे आकर के अपनी संस्कृति वहाँ पे थोपी, इन्होंने अपनी अपनी एरिया को डिवाइड किया, वहाँ पे सीमाओं को बताया कि ये ब्रिटेन का क्षेत्र है, ये फ्रांस का क्षेत्र है, ऐसे जो है सीमाओं का निर्धारण किया। फिर क्या है अपना अगला है आपका अवशेष या अवशिष्ट। तो अवशिष्ट का मतलब होती है जो बची हुई होती हैं, अवशेष होती जो क्या है भूतकाल में थी। ये सीमाएं अपना क्या है राजनीतिक महत्व खो चुकी हैं,
परंतु जो है सांस्कृतिक भूदृश्य पर ये अब भी क्या है, दृष्टिगोचर होती हैं, यानी दिखाई देती हैं। इस वर्ग की जो सीमाएं तब उत्पन्न होती हैं जब कोई बड़ा राज्य किसी छोटे राज्य का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, यानी कि उस पर अधिकार कर लेता है, उसको हरा करके उस पर अपना कब्जा कर लेता है, या फिर पुरानी सीमाओं का त्याग कर नई सीमाएं खींची जाती हैं, यानी कि सीमा का विस्तार हो जाता है मान लो, या फिर इस तरह से जो है कोई देश है वो अपनी सीमाओं को पीछे खींच लेता है, यानी कि दूसरे देश से बाहर जाएगा, उसकी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलैंड, जर्मनी, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी की सीमाएं इसी प्रकार की हैं। तो जो आप देखे होंगे इतिहास में उनकी सीमाएं बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं। पोलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी जो है इनकी सीमाएं क्या हुई, बदली हैं। तो क्या है, ये हमने देख लिया मुख्य रूप से जो है सीमाओं का, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जो प्रमुख सीमाएं हैं। और बाद में ये चित्र से आप तो समझ ही गए थे पूरा एकदम अच्छे से। यहाँ पे चित्र में हमको अब दिखा दिया था पूरा अंतर्राष्ट्रीय। अब ये अगर चित्र बना के रखेंगे आप तो एग्जाम टाइम में आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले याद करने क्या करेंगे, जल्दी से याद कर लेंगे, आकृतिक मूलक होता है, उत्पत्ति मूलक होता है, और फिर इसके बाद आप उत्पत्ति वाले मूलक वाले में जो है मानव का कारक रहेगा मुख्य रूप से, और आकृतिक मूलक में जो रहेगा वो भौतिक कारक रहेगा। और फिर इसमें भू आकृतिक देख लेंगे, नृतात्त्विक देख लेंगे, ज्यामिति देख लेंगे, सागरी को देख लेंगे, फिर उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जियोग्राफी ऑप्शनल का जो पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। ठीक है, तो इस पर जो है कॉल और व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।